नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति से आपके एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन्हीं के बारे में कंसल्ट करेंगे। आपको वीडियो को बड़ी अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझना है और देखना है। दोस्तों, पहला पॉइंट है वर्क या कार्य। क्या है कार्य वो देखिए। मैंने यहाँ पर एक वस्तु बनाई है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। इस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं और बल को फोर्स F से लिखते हैं। बल के ऊपर जो तीर दिखा रखा है ये बताता है कि बल सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपके एग्जाम का लेवल ऐसा है कि सीधा भी पूछा जा सकता है बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इस बल का जो मात्रक होता है वो आप जानते हैं, वैज्ञानिक के नाम से इसको क्या कहा जाता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। अब इस बल के द्वारा इस वस्तु को इस दिशा में विस्थापित किया जा सकता है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पहले कोई प्रारंभिक स्थिति थी, उससे आप किसी और स्थिति पर लेके चले गए। अब प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चले, इसको क्या कहेंगे, विस्थापन। और विस्थापन भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों, इस वस्तु पर आप इस दिशा में बल लगाएं तो ज़रूरी नहीं है कि वस्तु इस दिशा में ही गति करे। ये वस्तु यहाँ से इस दिशा में भी गति कर सकती है, इस दिशा में भी विस्थापन कर सकती है, और बल इधर लगाए और विस्थापन इस दिशा में भी हो सकता है। तीन कंडीशन हो गई। उससे पहले हम समझते हैं कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F.S। बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। दो सदिश राशियों को अगर डॉट प्रोडक्ट द्वारा गुणा किया जाए तो ये डॉट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, कोस थीटा। एक बड़ी बात आपको यहाँ पर यह भी दिख रही है कि कार्य के ऊपर तीर नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो प्राप्त होने वाली राशि अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी होती है। तो नया फॉर्मूला W बराबर क्या आ गया, Fs कोस थीटा। अब ये जो थीटा है वो क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। बल और विस्थापन के, ये बल इधर है, ये विस्थापन इधर है, इसके बीच का कोण थीटा है। अगर बल इस दिशा में है और विस्थापन भी इसी दिशा में है, बल और विस्थापन समान दिशा में है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा, W बराबर Fs। इसी कंडीशन में अगर बल इधर लगाया जाए और विस्थापन इस दिशा में हो, कहने का मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। और जब ये पूरा 0 है तो 0 से गुणा होने के बाद W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बल भी है और विस्थापन भी है, लेकिन अगर दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0। 180 डिग्री थीटा। इसका क्या मतलब है, बल इस दिशा में लगाया जा रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। दोनों के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1। जब इसकी वैल्यू -1 होगी तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू -Fs। ये माइनस ये बताता है कि कार्य, या यूं कह सकते हैं इसका ऋणात्मक मान क्यों है, बल और दिशा या विस्थापन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये माइनस में कब आएगा, जब थीटा 180 हो। 0 कब आएगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। और मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा 0 डिग्री हो।
थीटा के मान के अकॉर्डिंग कार्य आपने देख लिए। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि दो सदिश राशियों का जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो परिणामी राशि क्या होती है? अदिश राशि। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, इस बात को याद रख लें। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। डाइन भी किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। एक मात्रक पद्धति होती है CGS, इसमें बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। और MKS, इसमें बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। यहाँ देखिए आपके एग्जाम से ये दो कॉन्सेप्ट ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर कोई महिला अपने सर पर मटकी लेकर, पानी से मटकी भरकर लेके जा रही है, तो ये देखिए, मान लीजिए ये मटकी है। इस मटकी का भार, और भार एक बल है, W वेट, और वेट क्या होता है? mg, इधर लग रहा है। और ये महिला गति किधर कर रही है? इधर, विस्थापन इधर हो रहा है। तो बताइए बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना आ गया? 90 डिग्री। और कोण 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? cos 90 की वैल्यू 0 और किया गया कार्य क्या हो गया? 0। पानी से भरी हुई मटकी को जमीन से उठाकर सर पे रखना, ये तो काम है, लेकिन सिर पर रखने के बाद कितनी भी दूरी तक उसे ले जाया जाए, विज्ञान इसको काम नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का थीटा क्या है? 90 डिग्री है। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो कार्य का मान क्या हो गया? 0। एक और बात, आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार हिली नहीं है, कहने का मतलब आप बल तो लगा रहे हैं, लेकिन दीवार हिल नहीं रही, विस्थापन 0 है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी। क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में पास होने के लिए क्या नहीं पढ़ना है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इससे लोगों को मतलब नहीं है। आपका सिलेक्शन होता है या नहीं, ये मायने रखता है। आपने कितना बल लगाया कोई नहीं जानता अगर आपका विस्थापन 0 है। आप दीवार को धक्का मार रहे हैं, पसीने आ रहे हैं आपको, आप थक गए, लेकिन दीवार हिली नहीं, इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। कंपटीशन एग्जाम भी यही है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर आपका विस्थापन होता है, आप सेलेक्ट होते हैं तो कार्य है। अगर आपका विस्थापन 0 है, पढ़ लिख के आप वहीं के वहीं हैं, तो आपके द्वारा किया गया कार्य 0 ही माना जाएगा। अगर आपको विस्थापन चाहिए, एक एक पॉइंट आपके लिए सेलेक्ट करके बनाया गया है, तरीके से चीज़ों को देखें और समझें और अच्छे से तैयारी करें। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये बात याद रखनी। 1 जूल की परिभाषा, अगर 1 न्यूटन बल लगाने के बाद वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। आप 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं और विस्थापन 1 मीटर है, तो फिर आपके द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 1 जूल। और जैसे 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। डाइन किसका मात्रक है? बल का। कौन सी पद्धति में? CGS में। न्यूटन कौन सी में है? MKS में। ऐसे ही कार्य का भी MKS पद्धति में मात्रक क्या है? जूल। फिर CGS में क्या होगा वो देखिए।
1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं और अर्ग किस में मात्रक है? सीजीएस में। कार्य का सीजीएस में मात्रक क्या है? अर्ग। और 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि। मात्रक क्या होता है? जूल। 1 जूल की परिभाषा क्या होगी? अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और 1 मीटर विस्थापित हो जाए वस्तु, तो वस्तु द्वारा किया गया या बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। दीवार को आप धक्का मार रहे हैं, विस्थापन है ही नहीं। विस्थापन जब है ही नहीं तो कार्य क्या हो जाएगा? 0। मटकी को सर पे रखकर लेके जा रहे हैं, मटकी का भार नीचे की तरफ, विस्थापन इधर, तो थीटा 90 डिग्री, तो भी कार्य 0। जब 0 डिग्री है दोनों के बीच का कोण बल और विस्थापन का, तब ये 90 डिग्री है, तब 0, 180 है, तब माइनस में आ जाएगा। और कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक आपको पता है क्या होता है? मीटर। ये थे कार्य से जुड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। कार्य के बाद हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में। दोस्तों, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा या एनर्जी। और इस ऊर्जा या एनर्जी का यूनिट या मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। जो मात्रक कार्य का है वही मात्रक किसका होगा? ऊर्जा का। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसका मात्रक क्या होगा? जूल। एक नियम बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को न तो आप उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं? एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे आपसे एक जनरल सी बात मैं बोलता हूँ, विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। देखिए, ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और देखिए, विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। ऐसे ही विद्युत जनित्र क्या करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा? ये मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, ये बात आप अच्छे से याद रख लें, कौन किस ऊर्जा को कैसे बदल रहा है और विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। देखिए, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको U से लिख रहे हैं, और U का फॉर्मूला होता है mgh। m है वस्तु का द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h क्या है? वो वस्तु धरातल से कितनी ऊंचाई पर है।
गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के ई ऑफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? उसका मास, उसका द्रव्यमान, और वी क्या है? वेग। कई बार एग्जाम में स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 1/2, के क्या है? स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है? स्प्रिंग में जो बदलाव हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर उसको सिकोड़ा गया है, फैलाया गया है, वो क्या है? एक्स। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। U बराबर mgh, के या के बराबर ऑफ एम वी स्क्वायर, और U बराबर स्प्रिंग में ऑफ के एक्स स्क्वायर। एक बात और याद रखें, वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय। ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वही कार्य होता है। अगर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाला जाए तो वो कार्य है, ऐसे ही गतिज ऊर्जा का परिवर्तन निकाला जाए तो वही कार्य है। कि सर ये इतना डिटेल में हमारे कहाँ पूछा जाएगा? ये देखिए, कई बार आपको किसी वस्तु का द्रव्यमान दे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा, जैसे कार का द्रव्यमान दे दिया, कार की पहले की स्पीड बता देंगे और फिर बोला जाएगा अब कार की स्पीड ये है, बताओ किया गया कार्य कितना होगा। अब आपके पास कार का द्रव्यमान है, कार की स्पीड है पहले वाली और अब वाली, इससे आप क्या निकाल लेंगे? के ई, पहले वाली गतिज ऊर्जा के आई और अंतिम गतिज ऊर्जा के एफ, और के एफ में से के आई माइनस करेंगे तो आपके पास कार्य आ जाएगा। ऐसे ही डेल्टा यू का मतलब है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ऐसे कार्य निकाला जा सकता है। अगर आपके पास अंतिम स्थितिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है तो दोनों का अंतर कार्य के बराबर होगा। अगर आपके पास अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम प्रारंभिक ऊर्जा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, तो क्या निकाला जा सकता है? कार्य। मतलब ऊर्जा में जो परिवर्तन है वास्तव में वही कार्य है। इसी को क्या कहा जा रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इससे ज़्यादातर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आसान सा न्यूमेरिकल। लेकिन अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता होगी तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा, जिसको एक व्यापारिक यूनिट या कॉमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, इसमें कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। आपके घर में जो मीटर में रीडिंग आती है, जिसको आप कहते हैं कि 3 यूनिट, 5 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट आपका रीडिंग आया है, 1 यूनिट का मतलब है आपने 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च की है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मात्रक है। बिल्कुल जनरल से सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत में जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम प्राकृतिक गैस भी कह रहे हैं। और कौन है? कास्ट ईंधन या लकड़ी। ये सब किस में आएंगे? परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, या इनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा, ये किस में आ जाएगी? गैर परंपरागत या वैकल्पिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। जैव ऊर्जा में बात की जाती है किसकी? गोबर गैस की। तो ये किस में है? गैर परंपरागत में। गोबर गैस या बायोगैस बनते टाइम एनएरोबिक फर्मेंटेशन, अवायवीय किण्वन होता है। अवायवीय का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय किण्वन या एनएरोबिक फर्मेंटेशन। एक और है मार्स गैस के नाम से किसको जाना जाता है? मीथेन गैस को, जिसको नेचुरल गैस भी कहते हैं।
और इस नेचुरल गैस को सिलेंडरों में संपीड़ित करके भरा जाए तो इसी को सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो सीएनजी का प्रमुख घटक कौन है? CH4, और CH4 को क्या कहा जाता है? मीथेन। ये देखिए, प्रोड्यूसर गैस के नाम से किसको जाना जाता है? CO+Cl2, और मार्स गैस के नाम से CH4 को। गोबर गैस कौन सा है? गैर परंपरागत। पवन ऊर्जा से अगर आपको विद्युत बनानी है तो पवन की स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना जरूरी है। इस बात को भी आप याद रखें। ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आपसे कहां कहां पूछे जाएंगे? अगर न्यूमेरिकल आया तो आपको इस बात का जरूर याद रखना है, वस्तु का द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन दे रखा होगा। वेग में परिवर्तन से हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे और वहां से क्या निकाल लेंगे? कार्य। ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? कार्य। जैसे डेल्टा U या डेल्टा K, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा कोई एक यूनिट कहा जाता है जो आपके मीटर की रीडिंग बताता है। यही है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। एक बार फिर कह रहा हूं, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। परंपरागत और गैर परंपरागत आप अच्छे से जानते हैं। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ये थे ऊर्जा से संबंधित क्लियर कट कॉन्सेप्ट। इनको आप अच्छे से पढ़ें, आराम से आपके एग्जाम में आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन कहीं न कहीं इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ होगा। ऊर्जा में ही न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा 2 तरीके से आपको एनर्जी प्राप्त हो सकती है। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, और नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये फ्यूजन है और ये फिजन है। फिजन का मतलब है विखंडन और फ्यूजन का मतलब है संलयन। नाभिकीय विखंडन में किसका यूज होता है? यूरेनियम का। इसका परमाणु क्रमांक है 9292 और द्रव्यमान है 235 नाभिकीय विखंडन में अगर नियंत्रण या कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन हो तो उसको कहेंगे न्यूक्लियर या परमाणु भट्टी, और अगर अनियंत्रित हो, अनकंट्रोल्ड हो, तो उसको कहेंगे परमाणु बम। दोनों न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन के ही उदाहरण है, परमाणु भट्टी और परमाणु बम। परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें कंट्रोल नहीं है, और परमाणु भट्टी नियंत्रित या कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का उदाहरण है। इसको कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की छड़ें, ग्रेफाइट या D2O का इस्तेमाल किया जाता है, भारी जल का। ये कैडमियम की छड़ें क्या करती है? देखिए, यूरेनियम 235 पर आप किसकी बौछार कराएंगे? न्यूट्रॉन की। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार करवाएंगे तो ये 2 नाभिकों में टूट जाएगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। ये 3 न्यूट्रॉन अगले 3 यूरेनियम पर जाएंगे, उनका फिर विखंडन करेंगे। ऐसे एक चेन रिएक्शन, फिर उन 3 से फिर 3 बनेंगे। तो ऐसे चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है। अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो इन न्यूट्रॉन को अगले नाभिकों पर अटैक नहीं करने देना है। इसलिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किसकी छड़ें लगा दी जाती है? कैडमियम की। कैडमियम की छड़ें क्या करती है? न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है और ये अभिक्रिया कंट्रोल्ड हो जाती है। जितनी आपको ऊर्जा चाहिए उतनी ही आपको मिलेगी। यूरेनियम ऊर्जा का बहुत बेहतरीन स्रोत है। अगर आपके पास 1 किलोग्राम यूरेनियम है तो आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जितनी आपको 2500 टन कोयला जलाने के बाद मिलेगी। या तो 1 किलो यूरेनियम हो
1 किलो में ही काम हो जाएगा। उससे नाभिकीय विखंडन द्वारा इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जितनी ऊर्जा आपको 2500 टन कोयला जलाने से मिलेगी। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया देखिए, इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि यह अभिक्रिया होने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की जरूरत है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य बहुत दिनों से, हजारों लाखों सालों से हमें ऊर्जा दे रहा है। इसका प्रमुख स्रोत है सूर्य के अंदर होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रिया या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये दोनों आपस में जुड़कर हीलियम बना लेते हैं और ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। बस इस अभिक्रिया को होने के लिए अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब की जरूरत है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। और परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में यूरेनियम को तोड़ने के लिए कौन से कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। एक यूरेनियम जब टूटेगा तो कितने बनेंगे? 3, और ये ऐसे श्रृंखला बनाएंगे। अगर इस श्रृंखला को कंट्रोल किया जाए तो परमाणु भट्टी, और अनकंट्रोल्ड हो तो ये विस्फोट होगा, परमाणु बम। और 1 किलोग्राम यूरेनियम से 2500 टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा मिल सकती है। कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की छड़ें क्या करती है? जो न्यूट्रॉन बन रहे हैं उनको अवशोषित कर लेगी ताकि अगली अभिक्रिया नहीं हो पाए। ग्रेफाइट और D2O भी इस प्रकार ही काम करते हैं। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। दोस्तों एक और पॉइंट है शक्ति। तो इस वीडियो में हमने बात की है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार इसी वीडियो को देखें। पावर या शक्ति क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है? ऊर्जा। और कार्य करने की दर क्या है? शक्ति। एक शब्द चेंज हुआ और आपका जवाब चेंज हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता, जल्दबाजी में बच्चा शक्ति लिख के आ जाएगा, गलत है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, और कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या कहलाती है? पावर या शक्ति। गणितीय रूप में अगर इसको लिखना है तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, P बराबर W/T। शक्ति का मात्रक है वॉट, कार्य का मात्रक है जूल, और समय का मात्रक है सेकंड। अगर 1 जूल कार्य 1 सेकंड तक किया जाए तो शक्ति किसके बराबर होगी? 1 वाट के। 1 वाट की परिभाषा क्या होगी? 1 जूल कार्य 1 सेकंड तक किया जाए तो शक्ति या उस कार्य से उत्पन्न शक्ति क्या हो जाएगी? 1 वाट। शक्ति का मात्रक, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, उसके सम्मान में शक्ति का मात्रक क्या रखा गया? वाट, जिसको W से प्रदर्शित करते हैं। एक अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति अगर आपको निकालनी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विभवांतर को विद्युत धारा से गुणा कर दो, आपके पास विद्युत शक्ति आ जाएगी। इलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस वीडियो में आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। बल का मात्रक है न्यूटन, कार्य का मात्रक है जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, शक्ति का मात्रक है वाट। बल का मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? जूल। और शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। फिर कह रहा हूं, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। और कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। याद रखें, न्यूटन मात्रक है बल का, कौन सी पद्धति में? MKS में। ऐसे ही CGS पद्धति में डाइन भी मात्रक है बल का।
बताओ डाइन किसका मात्रक है? बल का। जूल एमकेएस पद्धति में मात्रक है कार्य का, वैसे ही अर्ग भी सीजीएस पद्धति में मात्रक है किसका? कार्य का। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग। 2 बातें और याद रख लें, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। और 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। देखिए कैलोरी, किलोवाट घंटा और जूल, ये किसके मात्रक है? ऊर्जा के मात्रक है। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और याद कर लें। इससे ज़्यादा आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति अगर आपको पढ़नी है तो आप कहीं भी डिटेल में पढ़ें, लेकिन एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सही करना है। तो फिर केवल सटीक और सीधी जानकारी आपको कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ऐप पर दी जा रही है। वीडियो को अच्छे से देखें, अगर आपको समझ में आ रहा है अपने दोस्तों को बताएं। एग्ज़ाम नज़दीक है, साइंस के पूरे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल कम समय में क्लियर करने हैं बड़ी शानदार तरीके से। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ज्वाइन कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।